ये किसने दिया था? संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, ठीक है, उसकी जो एग्रीकल्चर पद्धति है उसके द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये दी गई थी। उसने बताया था कि अगर जो मृदा है पूरे विश्व की बात करें तो उसमें अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो वो कितने % तक पाया जाएगा? 5% तक पाया जाता है। और अगर अपने इंडिया की बात करें या भारत की बात करें तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवजोत सिंह आप सभी का सोल्ट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कल के लेक्चर में अपने बात की थी मृदा विज्ञान के अंदर, मृदा विज्ञान की ब्रांचेज के बारे में पढ़ा था, फिर उसकी मृदा परिशेधिका के बारे में बात की थी। तो आज के लेक्चर में अपने बात करेंगे मृदा के संगठन के बारे में। मृदा का संगठन, संगठन का मतलब भी मृदा है जो किन किन तत्वों से मिलके बनी है। तो इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं जो मृदा है, मृदा को अगर अपने दो भागों में डिवाइड करते हैं तो वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है ठोस भाग। मृदा के अंदर कौन सा पाया जाता है? ठोस भाग पाया जाता है। और दूसरा क्या पाया जाता है? पोर स्पेस यानी कि रंध्रावकाश पाया जाता है। रंध्रावकाश, ये दोनों ही कितने % पाए जाते हैं मृदा के अंदर? 50% तक पाया जाता है। यानी कि मृदा है, मृदा के अंदर 50% क्या पाया जाता है? ठोस भाग पाया जाता है। और 50% ही क्या पाया जाता है? रंध्रावकाश पाया जाता है, 50%। अब इसको आगे अगर अपने रंध्रावकाश को डिवाइडेशन करते हैं, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, तो इसमें रंध्रावकाश में क्या क्या पाया जाता है? एक तो जल पाया जाता है और वायु पाई जाती है। ये दोनों ही कितने % तक पाई जाती है? 25% तक पाई जाती है। दोबारा देख लो, जो मृदा का संगठन है, मृदा किन किन तत्वों से मिलकर बनी है? तो जल, वायु और ठोस भाग जो है उसमें क्या क्या पाया जाता है? खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इन तत्वों से मिलके क्या बनी है? मृदा का यानी कि निर्माण हुआ है। अब जो खनिज पदार्थ है वो कितने % तक पाए जाते हैं? 45% तक पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ है वो कितने % पाए जाते हैं? 5% पाए जाते हैं। ठीक है, जो मृदा है, मृदा के अंदर दो भाग मुख्यतः पाए जाते हैं, ठोस भाग और दूसरा है रंध्रावकाश। ठोस भाग कितने % पाया जाता है? 50% पाया जाता है। और रंध्रावकाश है वो भी कितना पाया जाता है? 50% पाया जाता है। जो रंध्रावकाश है उसमें 25% जल पाया जाता है और 25% ही वायु पाई जाती है। और जो ठोस भाग है उसमें 45% तक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और 5% क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब इसमें ये जो ठोस भाग है मृदा के अंदर, ये क्या होता है? अपरिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील का मतलब यानी कि ये कभी भी बदलता नहीं है। और ये जो रंध्रावकाश है ये क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील, परिवर्तनशील का मतलब यानी कि ये क्या है? अलग अलग कंडीशनों में बदलता रहता है। जैसे अपने मान लो बारिश आ गई या अपने सिंचाई की है, उस मृदा के अंदर अगर बात करें तो जो जल की प्रतिशत है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और उसके अंदर मृदा के अंदर वायु की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और अगर अपने शुष्क मृदाओं की बात करें तो उसमें क्या है? वायु की अधिकता हो जाएगी और जल की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यानी कि ये क्या रहते हैं? परिवर्तनशील रहते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं मृदा जल की। मृदा जल, तो जो मृदा है, मृदा के अंदर जो मृदा जल है वो कितने भागों में पाया जाता है? तो मुख्यतः जो मृदा जल है वो मृदा के अंदर 3 भागों में विभाजित होता है। तो वो 3 कौन कौन से है? पहला बात करें तो अपने आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल। दूसरा केशीय जल। और तीसरा कौन सा होता है? गुरुत्वीय जल। मृदा है, मृदा में जो जल पाया जाता है वो 3 रूपों में पाया जाता है, आर्द्रताग्राही जल, केशीय जल और गुरुत्वीय जल। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने आर्द्रताग्राही जल की। तो आर्द्रताग्राही जल होता क्या है?
तो ये नाम से ही अपने को पता चल रहा है आर्द्रता और ग्राही। आर्द्रता का मतलब नमी और ग्राही का मतलब ग्रहण करना, यानी कि जो वायुमंडल के अंदर जो नमी है, तो ये वातावरण है, वातावरण ये मान लो मृदा है, तो यहाँ पे जो नमी पाई जाती है उसको क्या है, मृदा कण अपनी ओर आकर्षित करते हैं एक तनाव के रूप में। तो यानी कि वायुमंडल में पाई जाने वाली आर्द्रता को मृदा कणों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, अपने आर्द्रता ग्राही जल बोलते हैं। दोबारा देख लो, जो वायुमंडल के अंदर आर्द्रता पाई जाती है उसको मृदा के कणों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है, जो मृदा के अंदर जो यहाँ पे आके संग्रहित हो जाता है, मृदा कणों के साथ चिपक जाता है, ठीक है, उसी जल को क्या बोलते हैं, आर्द्रता ग्राही जल बोलते हैं। अब आर्द्रता ग्राही जल का जो तनाव है वो कितना होता है, तो -31 से 10,000 बार होता है। ये पूछा जाता है अभी एग्जाम के अंदर, ये जो आर्द्रता ग्राही जल पाया जाता है मृदा में उसका तनाव कितना होता है, तो -31 से 10,000 बार तक होता है। इसके बाद बात करते हैं अपने केशीय जल की। तो केशीय जल क्या होता है, जो मृदा की क्षेत्र क्षमता है, फील्ड कैपेसिटी, मृदा की क्षेत्र क्षमता व आर्द्रता ग्राही जल, मृदा की क्षेत्र क्षमता व आर्द्रता ग्राही जल के मध्य पाए जाने वाला जल को क्या बोलते हैं, केशीय जल बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, सुलभ जल भी कहा जाता है इसे, सुलभ जल, केशीय जल या सुलभ जल। सुलभ जल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। और कृषि क्षेत्र के लिए सबसे लाभदायक जल कौन सा है, केशीय जल, ठीक है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक लाभदायक जल है और पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो जो इसका जो बार है केशीय जल का, वो क्या होता है, इनकी अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, -1/3 से 31 बार तक होता है, ठीक है। दोबारा देख लो, केशीय जल क्या होता है, जो मृदा की जो क्षेत्र क्षमता व आर्द्रता ग्राही जल के मध्य पाए जाने वाले जल को क्या बोलते हैं, केशीय जल बोलते हैं। और इसका तनाव पूछ ले तो कितना होता है, -1/3 से -31 बार तक होता है। और इसको क्या बोलते हैं, सुलभ जल भी कहा जाता है, क्योंकि यह पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपने गुरुत्वीय जल की। गुरुत्वीय जल को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र जल भी कहा जाता है, स्वतंत्र जल। तो स्वतंत्र जल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे क्या होता है, कोई भी जो मृदा का तनाव है वो कार्य नहीं करता। इसका कारण क्या है, जैसे मान लो ये अपनी मृदा है, ठीक है, मृदा के अंदर अपने क्या कर दी, सिंचाई की है। सिंचाई करने के बाद मृदा के अंदर अभी बात की अपने, क्या होता है, ठोस भाग पाया जाता है और क्या पाए जाते हैं, रंध्रावकाश पाए जाते हैं। सिंचाई की तो मृदा के अंदर जो रंध्रावकाश थे उसमें क्या भरा गया, जल भरा गया। अब इस मृदा है, जितना इसके अंदर स्थान था, रिक्त स्थान था, उसमें क्या हो गया, जल भरा गया। उसके बाद क्या है, अगर अपने पास और खेत के अंदर पानी आ रहा है, सिंचाई हो रही है या बारिश हो रही है, उसके बाद जो अतिरिक्त जल है, ठीक है, अतिरिक्त जल पर, यानी कि ये अब जो मान लो खेत के अंदर क्या है, पूर्णतः पानी भर गया, अब इसके अंदर रिक्त स्थान नहीं है, तो ये कौन सी मृदा होगी, संतृप्त मृदा होगी भी, संतृप्त मृदा। और संतृप्त मृदा का जो तनाव है वो कितना होता है, 0 होता है। संतृप्त मृदा का जो तनाव है वो 0 होता है या 0 होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे और जल आ रहा है, तो वो क्या होता है, उस पे जब मृदा का तनाव 0 हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि जो मृदा है, मृदा संतृप्त मृदा के अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पानी है, जो वो क्या होता है, निचले स्तरों की ओर गति करता है, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय जल कहते हैं। अब इसका जो तनाव होता है वो कितना होता है मृदा के अंदर, यानी कि -1/3 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जल पाए जाते हैं। अब इसके बाद और आगे अगर बात करें तो ये जो होता है आर्द्रता ग्राही जल और गुरुत्वीय जल, ये दोनों ही क्या होते हैं, अप्राप्य जल होते हैं, यानी कि पौधों को प्राप्त नहीं होते। और जो केशीय जल होता है यह क्या होता है, प्राप्य जल होता है। और प्राप्य जल जो होता है, प्राप्य जल यानी कि जो पौधों को प्राप्त होता है, पौधों को प्राप्त जो जल होता है वो कौन सा जल होता है, प्राप्य जल होता है। और इसका जो तनाव होता है वो कितना होता है, 15 बार होता है, या -15 बार बोल दो, ठीक है,
-15 बार तक क्या होता है, प्राप्य जल होता है। और इससे जो अधिक होता है, 15 से अधिक क्या होता है, अप्राप्य जल होता है, अप्राप्य जल। 15 से अधिक या -1/3 से कम, ये दोनों ही क्या क्या होते हैं, जिनका तनाव यानी कि 15 से अधिक होता है या -1/3 से कम होता है, वो कौन से जल होते हैं, अप्राप्य जल होते हैं। और जिनका यानी कि -1/3 से 15 बार तक होता है, वो क्या होता है, प्राप्य जल होता है। जैसे ये है केशी जल, इसके अंदर भी जो 15 बार तक जल है वो ही पौधों को प्राप्त होता है, उससे अधिक जो जल है वो पौधों को प्राप्त नहीं होता। और जो 15 से 31 बार तक जो जल रहता है वो किसको प्राप्त होता है, सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं मृदा के अंदर, उनके लिए प्राप्य होता है। यानी कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से, जैसे जीवाणु, विषाणु, शैवाल, एक्टिनोमाइसीट पाए जाते हैं। तो जो 15 बार से 31 बार तक जो जल है वो उन्हीं को ही केवल प्राप्त होता है, पौधों को प्राप्त नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं मृदा के अंदर वायु की, मृदा वायु की। तो जो मृदा वायु है, मृदा वायु में मुख्यतः 3 गैसें सम्मिलित रहती है। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। मृदा वायु के अंदर मुख्यतः जो गैसें हैं वो कौन कौन सी सम्मिलित रहती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। अब इनकी मात्रा कितनी कितनी पाई जाती है, तो इसमें अपने एक सारणी बना लेते हैं। तो लिखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। मृदा वायु और वायुमंडल। सबसे पहले अपने बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो और यानी कि ये तीनों गैसों में सबसे ज्यादा जो वायुमंडल और मृदा वायु में पाई जाती है, तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब जो नाइट्रोजन है वो मृदा वायु के अंदर कितनी पाई जाती है, तो 79.20% क्या पाई जाती है, मृदा के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। और वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, 78.08% पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जो मृदा है, मृदा के अंदर ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 20.60% पाई जाती है। और वायुमंडल की बात करें तो 20.95% या 21% तक क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद CO2 की बात करें तो जो मृदा वायु है उसमें 0.25 से 0.3% या 3000 ppm तक क्या पाई जाती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और वायुमंडल की बात करें तो कितनी पाई जाती है, वायुमंडल में 0.03% या 300 ppm तक पाई जाती है। दोबारा देख लो, जो मृदा वायु है, मृदा वायु के अंदर 3 गैस से मुख्य रूप से सम्मिलित होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। अब जो नाइट्रोजन है वह सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा इन तीनों गैसों की अपेक्षा। तो जो मृदा वायु है, मृदा वायु के अंदर कितनी पाई जाती है, 79.20% पाई जाती है। और वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, 78.08% पाई जाती है। इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो मृदा वायु में कितनी पाई जाती है, 20.60% पाई जाती है। और वायुमंडल के अंदर कितनी पाई जाती है, 20.95% पाई जाती है। यानी कि वायुमंडल की अपेक्षा जो नाइट्रोजन है वो मृदा वायु के अंदर अधिक पाई जाती है। और मृदा वायु के अंदर क्या अधिक पाई जाती है, अपने जो ऑक्सीजन है वो किसमें अधिक पाई जाती है, वायुमंडल के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन किसमें अधिक पाई जाती है, मृदा वायु में अधिक पाई जाती है। और ऑक्सीजन किसमें अधिक पाई जाती है, वायुमंडल के अंदर मृदा वायु की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। इसके बाद जो CO2 है वो जो मृदा वायु है उसमें वायुमंडल की अपेक्षा कितने गुना अधिक पाई जाती है, तो 10 गुना अधिक पाई जाती है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, जो वायुमंडल की अपेक्षा जो CO2 है वो मृदा वायु में कितने गुना अधिक पाई जाती है, तो 10 गुना अधिक पाई जाती है। और मृदा के अंदर अगर जो ऑक्सीजन है वो 10% से कम हो जाए मृदा के अंदर ऑक्सीजन, तो जो मृदा के अंदर जो पौधे हैं, पौधों की जो वृद्धि है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर ये परसेंटेज 5% तक आ जाता है तो उसके बाद पौधों की वृद्धि रुक जाती है।
अगर 10% तक हो तो क्या हो जाती है, पौधों की वृद्धि वो कम होने लगती है, और अगर 5% तक हो जाए तो क्या हो जाती है, मृदा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो उसकी पूर्णतः पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद बात करते हैं खनिज पदार्थ की। खनिज पदार्थ, तो सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए भी खनिज पदार्थ होते क्या हैं। तो जो चट्टानें होती है, खनिज पदार्थ कहाँ से निकलते हैं, चट्टानों से निकलते हैं। तो जो चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त अकार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। चट्टानों के अपक्षय से जो अपने को अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। और खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वैसे तो प्राथमिक खनिज, द्वितीयक खनिज, फिर उसके बाद कोलाइड और क्रिस्टल भी आ जाते हैं, लेकिन वो अपने पूरे जो खनिज टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर बात करेंगे उसकी। तो मुख्यतः अगर इस मृदा के अंदर बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, धात्विक खनिज यानी कि धातु और अधातु। ठीक है, 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं मृदा के अंदर, धातु और अधातु खनिज। अब जो अधातु खनिज कौन कौन से है, तो मृदा के अंदर जो सिलिका है, सिलिका और ऑक्सीजन 2 क्या है, अधातु खनिज पाए जाते हैं। इनके अलावा जो जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। सिलिका और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी खनिज पाए जाते हैं मृदा के अंदर वो कौन से होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। और सिलिका और ऑक्सीजन क्या है, अधात्विक खनिज होते हैं या अधातु बोलते हैं इनको। और जो मृदा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन से है, तो सर्वाधिक मात्रा में सिलिका और CO2 ही पाए जाते हैं। सिलिका जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, 76% तक क्या पाई जाती है मृदा के अंदर, सिलिका पाई जाती है। और जो ऑक्सीजन है वो कितनी, 58% तक पाई जाती है। इसके बाद जो अगर धात्विक खनिज की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, एल्यूमिनियम और फेरस पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम लगभग 12 से 18% तक पाया जाता है, और फेरस जो है वो 5% तक पाया जाता है। तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन भी, खनिज निम्न में से सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है तो कौन सा है, चार ऑप्शन में हो तो सिलिका सही आंसर होगा। और अगर पूछ ले निम्न में से सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु खनिज कौन सा है, तो एल्यूमिनियम। धात्विक खनिज को पूछ ले तो एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाया जाएगा, और जो अधात्विक खनिज पूछ ले तो सिलिका सर्वाधिक पाया जाएगा। और सीधा पूछ ले भी कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है तो भी कौन सा आंसर सही होगा, सिलिका जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। और ये लगभग जो मान लो 45% खनिज पाए जाते हैं, तो 45% को अगर अपने 100% माने तो उसमें से जो 90% खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, 90% कौन कौन से पाए जाते हैं, यही सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और फेरस पाए जाते हैं। और जो बाकी बच गए वो 10% पाए जाते हैं मृदा के अंदर। इसके बाद बात करें क्या रह गया, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ मृदा के अंदर कितने % तक पाए जाते हैं, 5% तक पाए जाते हैं मृदा में। अब ये 5% जो पाए जाते हैं, ये देखो जो ये डाटा है वो किसको लेके माना गया है, जो पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व को लेकर माना गया है। पूरे विश्व की जो मृदा है उसकी बात करें तो उसमें कितने % कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, 5% तक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और ये किसने दिया था, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, ठीक है, उसकी जो एग्रीकल्चर पद्धति है उसके द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये दी गई थी। और उसने बताया था कि अगर जो मृदा है पूरे विश्व की बात करें तो उसमें अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो वो कितने % तक पाया जाएगा, 5% तक पाया जाता है। और अगर अपने इंडिया की बात करें या भारत की बात करें तो भारत की जो मृदाएं हैं उसमें जो कार्बनिक पदार्थ कितने % तक पाया जाता है, 0.5 से 1.5% तक पाया जाता है। 0.5 से 1.5% तक क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और अगर अपने बात करें राजस्थान की मृदाओं की तो राजस्थान की मृदाओं में 0.5% या इससे कम पाया जाता है। जो राजस्थान की मृदाएं हैं उनकी अगर बात करें तो उनमें कार्बनिक पदार्थ कितने % पाया जाता है, 0.5% से कम पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और अब इसके बाद अपने देखते हैं भी कार्बनिक मृदा और खनिज मृदा क्या होती है। तो यहीं पे नोट कर देता हूं, चलो, कार्बनिक मृदा और खनिज मृदा।
कार्बनिक मृदा किसे कहते हैं? जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 20% से अधिक पाई जाती है। ऐसी मृदा जिसमें कार्बन की मात्रा 20% से अधिक पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक मृदा कहते हैं। और ऐसी मृदा जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 20% से कम पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? खनिज मृदा कहते हैं। कार्बनिक मृदा किसको बोलते हैं? ऐसी मृदा जिसमें कार्बन की मात्रा 20% से अधिक पाई जाती है कार्बनिक मृदा, और जिसमें कार्बन की मात्रा 20% से कम पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? खनिज मृदा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मृदा का संगठन जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। कल अपने नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो धन्यवाद।